सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि मैं आपके लिए हर वीडियो ला रहा हूं, हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको बता रहा हूं, तो इस वीडियो में आपको मैं साइंस का मॉडल पेपर बताने वाला हूं। और डेफिनेटली आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए और इसका आंसर याद कर लीजिए। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था हाई स्कूल का, तब मॉडल पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आ गए थे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको भी इसमें हेल्प मिल सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं आपको ओमार शीट का जो 20 क्वेश्चन है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर से देखते चले जाना है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। और बहुविकल्पीय प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। यानी कि जब लाइट जो होता है आपके आई में, आपकी आंखों में एंटर करता है, ठीक है, तो उसका अधिकांश भाग, ठीक है, मैक्सिमम जो पार्ट होता है लाइट का, ठीक है, वो कहाँ पे अपवर्तित होता है, मतलब किस पार्ट पे अपवर्तित होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉर्निया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, इसको स्वच्छमंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, निम्नलिखित में से वोल्टता को निरूपित करता है। अब आपको फार्मूला पता होगा वोल्टता का। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आपको तुरंत ही इसका आंसर मिल जाएगा। आप लोग वोल्टता का फार्मूला पढ़े होंगे, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्या होता है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। और यहाँ पे क्यू का भी मान आपको पता है। अब यहाँ पे चूंकि ये वाला फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है इस सूत्र, इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। आपको क्यू का फार्मूला भी पता होगा, यानी कि आवेश का फार्मूला भी पता होगा। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय, यानी कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे क्यू के जगह पे IT हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या है, किया गया कार्य डिवाइड बाय विद्युत धारा गुणे समय। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब चले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है, आप लोग को पता होगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोग को थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग का जो अवतल दर्पण होता है कुछ इस प्रकार का, यानी कि उभरे हुए सतह पे कली की होती है इसमें। अब इसमें होता क्या है, ये हमारा इसका मेन एक्सिस है, क्या है, मेन एक्सिस है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा फोकस होता है ना, फोकस और पोल के बीच में अगर हम क्या रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं, तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और सबसे बड़ा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और सबसे बड़ा बनता है। और यह अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की लास्ट वाली स्थिति में होता है। आप लोगों ने जरूर से पढ़ा होगा, आपको याद होगा। और अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला कंडीशन आपको जरूर से याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पे क्या होगा, यहाँ पे वस्तु का वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद चले चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको याद रखना है, जैसा कि जो विद्यार्थी है पीछे बैठा हुआ है वह श्यामपट्ट पे यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए चीज़ों को पढ़ लेता है, लेकिन अपने किताब में जो सामने किताब है उसके अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि उस बंदे को दूरदृष्टि दोष है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है। दूरदृष्टि दोष के केस में होता क्या है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ना, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर यही हो जाएगा। जब विद्यार्थी का जो निकट बिंदु है दूर चला जाता है तो नज़दीक की चीज़ों को पढ़ने में उसे प्रॉब्लम होती है। और जब क्या होता है, हम उसी चीज़ को, जो हमारा किताब है ना, अगर उसी चीज़ को हम 25 सेंटीमीटर से दूर रखते हैं ना, यानी कि आपको पता होगा जो निकट बिंदु होता है, ठीक है, दृष्टि का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर किसी बंदे को दूर दृष्टि दोष हो गया है तो उसका जो निकट बिंदु होता है वह दूर चला जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चले चलते हैं पांचवें क्वेश्चन के ऊपर। 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके
निम्नतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, मतलब निम्नतम हमको मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि मिनिमम रेजिस्टेंस हम क्या बना सकते हैं इसमें। तो आपको पता होगा कि अगर हम सीरीज में, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में ज़रूर से, अगर हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगा देते हैं तो उस केस में जो हमारा क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है, यानी कि जो समतुल्य रेजिस्टेंस आता है, यहाँ पे समतुल्य रेजिस्टेंस की बात की गई है, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध की बात की गई है। तो सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में लगाने पे प्रतिरोधकों को होता क्या है, उसमें जो समतुल्य प्रतिरोध आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। हमको पूछ रहा है इसमें मिनिमम, हमको मैक्सिमम नहीं पूछा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, पैरेलल सीरीज यानी कि पार्श्व क्रम वाला यहाँ पे फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। होगा क्या, आपको क्या करना है, दोनों फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। क्योंकि 1/5 ओम का 5 प्रतिरोध लगाया गया है, तो पहले सीरीज वाला फार्मूला लगा के, सीरीज वाला जो फार्मूला होता है R इज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। बट अगर आप पैरेलल सीरीज वाला इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या होता है, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो ये वाला फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और जो मिनिमम वैल्यू आएगा ना वो हमारा 1/25 हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1/25, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो आपको बहुत सारे फार्मूले भी इस्तेमाल करने होंगे ऑप्शन को सॉल्व करने में भी, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए इसके लिए। सो आप क्या करेंगे, फार्मूलों को इस्तेमाल करके तुरंत ही उसका आंसर बता देंगे। ये वाला क्वेश्चन मेरे भी एग्जाम में आया था, ठीक है, और इसमें भी आया है। ऐसे क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएगा, यानी कि जो कल एग्जाम होने वाला है ना, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन जरूर से आएगा। उसके बाद चले चलते हैं छठवें क्वेश्चन के ऊपर। छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो। आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसका आंसर जो होने वाला है, इसका आंसर सिंपल सा तार के ठीक नीचे है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तार के ठीक नीचे। यहाँ पे आप क्या कर लगाएंगे, दक्षिण का जो हस्त नियम है ना, जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप तुरंत ही इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आई थिंक आप लोग के पास समय ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि कल ही एग्ज़ाम होने वाला है। सो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, आप लोग जरूर से पढ़े होंगे। अगर आप पढ़े होंगे दक्षिण हस्त नियम तो जरूर से इसको कर पाएंगे। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा ना, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, चाहे वह उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे कोई लेंस हो, यानी कि अवतल या फिर उत्तल लेंस हो, तो सबके केस में अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है ना, छोटा ही बनता है। यानी कि यहाँ पे जो डी वाला हमारा ऑप्शन रहेगा ना, जो हमारा डी वाला ऑप्शन रहेगा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सबके केस में अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। अब चले चलते हैं आठवें क्वेश्चन के ऊपर। आठवां क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है, एक मिश्र धातु है, मतलब मिश्र धातु क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, एक तत्व है, या फिर यौगिक है, समांगी मिश्रण है, या फिर विषमांगी मिश्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा एक समांगी मिश्रण है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मिश्र धातु में जब हम क्या करते हैं, 2 और मोर मेटल्स को मिलाते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है कि हमारा कौन सा मेटल इसमें मिलाया गया है, इसलिए हमारा ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे चलते हैं 9वें क्वेश्चन के ऊपर। 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो हमारे सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और जो हमारे असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमारे यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन में यानी कि डी वाले ऑप्शन में भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं, बी और यहाँ पे डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, बी और डी, यहाँ पे हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चले चलते हैं अब 10वें क्वेश्चन के ऊपर। 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, ठोस कैल्शियम। अब देखिए क्वेश्चन जो होता है काफ़ी बड़ा नजर आएगा आपको, बट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पढ़ेंगे तो अब वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इसका आंसर है, ठोस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा उस साथ में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है।
अब जैसा कि आप लोग को पता होगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रिएक्शन, तो आप सिंपल सा इससे बता पाएंगे क्योंकि सिंपल सा टेक्निक है इसका। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आप लोग ये पता होगा, आप लोग काफ़ी लोग क्या होते हैं, चूने को घर पे लाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें से हीट निकलती है। तो हीट निकलना इसका मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जाहिर सी बात है इसका जो ऑप्शन रहेगा ना, करेक्ट हो जाएगा बी। इसमें बी वाला भी सही रहेगा। और इसके बाद में ये पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी, तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग पता होगा कि CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक क्षार होता है, यानी कि बेस होता है, और बेस का जो पीएच वैल्यू होता है ना वो 7 से एबव होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी और सी दोनों रहेगा। तो चलो देखते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बी ऑप्शन में हमारा बी और सी दोनों दिखा रहा है, जो हमें करेक्ट लग रहा है और करेक्ट है भी, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एक परमाणु, 11वां क्वेश्चन, एक परमाणु के परमाणविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ना, आप लोग यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, पहले फिगर को आराम से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे फिगर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो सेकंड और जो थर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पे दोनों ही सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन रहेगा ना, बी वाला, सेकंड या फिर थर्ड, ये वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से करिए। यानी कि कॉलम ए में कुछ हमारे रासायनिक पदार्थ दिए हुए हैं और कॉलम बी में इसके उपयोग दिए हुए हैं, तो दोनों को मैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर आप जानते होंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल होता है विरंजन चूर्ण बनाने में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। और यहाँ पे बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल होता है, यहाँ पे डी यानी कि प्रतिअम्ल एंटासिड बनाने में किया जाता है। और जो धावन सोडा होता है, यहाँ पे धावन सोडा का यहाँ पे कांच का विरचन करने में किया जाता है। और जो सोडियम क्लोराइड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का, मतलब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का उत्पादन किया जाता है इसके द्वारा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले को सी से मिलाया, दूसरे को डी से मिलाया, तीसरे को ए से मिलाया, तो देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है, ठीक है। पहले को हमने क्या किया, सी से मिलाया था, उसके बाद दूसरे को डी से मिलाया था, तो पहला यहाँ पे सी, दूसरे का डी। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन रहेगा ना, आप लोग यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, प्रश्न 13, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या लाल कर देता है। आप लोग को पता होगा कि जो हमारा अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हो जाएगा अम्ल, हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। अब चले चलते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर। चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो होता है ना, इसकी वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब चले चलते हैं 15वें क्वेश्चन के ऊपर। कुछ डायनासोरों में एक पर पिक्ष मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ना वो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। अब चलिए चलते हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, इससे ये पता चल रहा है गहरी परतों से हुआ, तो इससे ये पता चल रहा है कि वह जीव बहुत पहले ही विलोप हो गया था, हजारों साल पहले ही क्या हो गया था, विलोप हो गया था, इसी ये पता चल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चले चलते हैं 17वें क्वेश्चन के ऊपर। 17वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है आपके स्क्रीन पर। चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जैसा कि पढ़े होंगे कि जो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया ना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है कि जो ए है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रांकुर, क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। और जो यहाँ पर सी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मूलांकुर, और जो यहाँ पे बी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं बीज पत्र। तो देखिए ये वाला जो हमारा सीक्वेंस है ना किस में है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में ये सब मिल रहा है सीक्वेंसली, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 18वें क्वेश्चन के ऊपर। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव संरक्षण हेतु। चले चलते हैं 19वें क्वेश्चन के ऊपर। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY झुर्रीदार
तथा पीले रंग के पौधे के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे, यानी कि F1 जनरेशन का पूछ रहा है, F1 पीढ़ी में कैसे पौधे होंगे। तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, RR का मतलब है यहाँ पे राउंड राउंड, YY का मतलब है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे जो YY कैपिटल में हमारा है इसका मतलब है येलो कलर, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो झुर्रेदार है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट होता है ना, डोमिनेट यानी कि जो प्रभावी होता है वही दिखाई देता है, वही एक्सप्रेस होता है, तो उसी को हमको देखना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने उसमें हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपको आई थिंक पढ़ाया गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। कैसे आपको करना है ये क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का RRYY, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे RRYY से यहाँ पे क्रॉस कराया जा रहा है। तो होगा क्या, सिंपली आप लोग को मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आपको होगा क्या, जैसा कि आप लोग यहाँ पे करेंगे क्या, 50-50% दोनों का आता है। तो इसका यहाँ पे एक कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल y, और यहाँ पे इसका क्या होगा, स्मॉल r और कैपिटल Y। इस तरह से ये वाला हमारा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राउंड और यहाँ पे येलो, राउंड उसका स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे कलर जो होगा येलो होगा, क्योंकि यही डोमिनेट है, यही प्रभावी है, इसलिए हम ये वाला इस तरह से कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला करेक्ट हो जाएगा, राउंड एंड येलो, यानी कि गोल और पीला करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब चलिए चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने इसको जरूर से बहुत ही बढ़िया से पढ़ा होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है बच्चों का, इसलिए ये आपने जरूर से पढ़ा होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे ए प्रदर्शित किया जा रहा है ना, जिस पार्ट पे ए संकेत किया जा रहा है, या कौन सा पार्ट है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय, यानी कि ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन को आप यूं उड़ा देंगे एग्जाम में और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं ये सब क्वेश्चंस। अगर आपको ठीक तरह से पढ़ाया गया होगा, आपने एनसीईआरटी खुद से पढ़ी होगी बढ़िया से, तो आप 20 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इजिली। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।